जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के बारे में। ये पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन से संबंधित दूसरी क्लास है, दूसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहली वाली क्लास यानी पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का पार्ट 1। ये पार्ट 2 है पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन से संबंधित। इसमें हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या प्राविधान थे और इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए और क्या क्या प्राविधान किए गए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, ये वीपी नरसिम्हा राव के द्वारा भारतीय संसद में लाया गया था और इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि 1992 या 93। तो देखिए ये जो 92 कहीं कहीं मिलता है, तो 92 में संसद के जो दोनों सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा, उनके द्वारा 1992 में ही ये विधेयक पारित कर दिया गया था। लेकिन अंतिम रूप से 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है, यानी राष्ट्रपति सिग्नेचर कब करते हैं? 20 अप्रैल 1993 को। इसीलिए कहीं कहीं पे 1992 मिलता है और कहीं कहीं पे 93, चूँकि जो संसद के द्वारा जो दोनों सदन थे वो 92 में ही उसको पारित कर दिए थे। लेकिन राष्ट्रपति कब पारित करते हैं, कब अनुमति देते हैं? 20 अप्रैल 1993। तो 93 भी सही है और 92 भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक। और ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 लाया गया, इसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक बना दिया गया। यानी अब ये सभी राज्यों की मजबूरी है कि वो पंचायती राज व्यवस्था अपने यहाँ लागू करें। अगर वो लागू नहीं करते तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा, ठीक। और ये पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू कर दी जाती है। इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो इसको ध्यान देंगे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993 को ये प्रश्न पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में, अगले वर्ष ही 94 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को लागू कर दिया जाता है। इसीलिए देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था, इसीलिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, या जनरली ऐसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का नाम लेगा कि उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है या उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को लागू कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 22 अप्रैल को लागू किया गया और 22 अप्रैल को ही उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भारत की सामान्य जनता है, आम जनता है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको शासन प्रशासन से जोड़ा जाए, शासन प्रशासन में उनकी भी भागीदारी बढ़ाई जाए, ताकि गाँव का विकास किया जाए और पारदर्शी शासन प्रशासन की स्थापना की जा सके। तो जो उद्देश्य था गांव का विकास करना, इसी उद्देश्य से संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायतों को। और आज देखेंगे गांव काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। गांव में चाहे बिजली देखें, रोड हो गया, नाली, पानी, सारी व्यवस्थाएं गांव में आज उपलब्ध हैं। ये विकास कब से शुरू हुआ? 1993 में। ये जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और संवैधानिक दर्जा गांव को दे दिया गया, तभी से गांव का विकास प्रारंभ हुआ। लेकिन इसके पहले देखेंगे तो ढेर सारी योजनाएं चलाई जाती थीं, लेकिन गांव का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो ये जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसके माध्यम से अब सभी राज्य जो अपने बजट बनाते हैं या केंद्र सरकार भी जो बजट बनाती है, वो गांव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है बजट,
कि गांव का विकास हो सके, गांव का कल्याण हो सके। तो कहीं ना कहीं से ये गांव विकसित हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था तब तक ऐसा नहीं था, गांव जैसे कि तैसे ही बने रहते थे, गांव का कुछ विकास नहीं हो रहा था। तो आज गांव का जो भी विकास हुआ है कहीं ना कहीं से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वजह से ही हो पा रहा है। चूँकि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी गाँव की ओर ध्यान देते हैं और केंद्र सरकार जो भी पैसा देता है राज्यों को, पंचायतों के माध्यम से गांव में उसको खर्च करते हैं, गांव के विकास में खर्च किया जाता है, जिससे गांव का विकास हो रहा है। और पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज का यही सामान्य अर्थ भी होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज का तात्पर्य है, तो क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका अर्थ होता है पंचायती राज व्यवस्था का। और देखेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के साथ साथ भारतीय संविधान के भाग 9 में, इसको ध्यान रखेंगे किस भाग में अनुच्छेद जोड़े गए, तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक अनुच्छेदों को भारतीय संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेदों को जोड़ा गया, तो क्या बताएंगे? भाग 9 में। और अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक अनुच्छेदों को भाग 9 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक है, ये टोटल कितने हो गए? 15 अनुच्छेद हो गए। लेकिन अनुच्छेद 243 पहले से था भारतीय संविधान के भाग 9 में, तो इस प्रकार देखेंगे टोटल 16 अनुच्छेद हो गए हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान के भाग 9 में। तो ये भी प्रश्न पूछा अगर कभी जाए कि भारतीय संविधान के भाग 9 में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो 16 अनुच्छेद हैं, ठीक। और इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे? पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची, जिसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा जोड़ा गया भारतीय संविधान में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं ये सब, ठीक। और इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को 29 विषय दिए गए, 29 सब्जेक्ट्स दिए गए पंचायतों को। लेकिन इन 29 विषय पे विधानमंडल के निर्देश पे पंचायतें कार्य करेंगी। और देखेंगे अनुच्छेद 243 ए, ये जो 15 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अब पहले नहीं पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा डीप में पूछा जाने लगा है, इसलिए इसको भी देखेंगे। तो देखेंगे अनुच्छेद 243 ए, ये अनुच्छेद 243 ए जो है, इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जिला, ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत प्रदेश आदि की परिभाषा दी गई है। क्या क्या? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इसको ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 ए में दी गई है। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, ग्राम पंचायत के, यही 2 पूछा भी जाता है। ये ग्राम सभा क्या होता है, इसको देखते हैं। ग्राम सभा किसी गांव के ऐसे सदस्य जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी ग्राम सभा जो होता है वो ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, और वो एक ही गांव के होने चाहिए। यानी एक ही घर के कुछ सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो ग्राम सभा के सदस्य हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य हों। जैसे एक फैमिली में अगर 2 लोगों का नाम मतदाता सूची में है तो वो ग्राम सभा के सदस्य हैं, लेकिन जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उसी फैमिली के, वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं होते। और ये जो ग्राम सभा है ये निर्वाचक मंडल की तरह कार्य करता है। निर्वाचक मंडल यानी जो प्रतिनिधि चुनते हैं उनको क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल कहा जाता है। और ग्राम पंचायत क्या होता है?
ग्राम पंचायत जो होता है ये ग्राम सभा के ही सदस्यों से जो व्यक्ति चुने जाते हैं उन्हें ग्राम पंचायत के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इसी ग्राम सभा के सदस्यों से ही ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। ग्राम प्रधान कौन बनता है? जो ग्राम सभा का सदस्य होता है उसी को ग्राम प्रधान बनाया जाता है। इसी प्रकार से और भी जो सदस्य चुने जाते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और ये जो ग्राम सभा होता है ग्राम पंचायत से बड़ा होता है। हमेशा इसको ध्यान देंगे, ग्राम सभा बड़ा होता है ग्राम पंचायत से, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया है। ठीक, और ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का अनुपालन करेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपी जाएंगी। ये इसी अनुच्छेद 243 ए में कहा गया है कि ग्राम सभा जो होगी वो विधानमंडल के द्वारा सौंपी गई शक्तियों का ही अनुपालन करेगा। यानी ग्राम पंचायतों की शक्ति का स्रोत जो होता है वो क्या होता है? कानून होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायतों के शक्ति का केंद्र क्या होता है? वो कानून होता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 243 बी। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है। पंचायतों का गठन किया जाएगा और इसमें बताया गया है अनुच्छेद 243 बी में कि पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय होगा। त्रिस्तरीय पंचायतें गठित की जाएंगी और ये 3 स्तर कौन कौन से? ग्राम स्तर, ब्लॉक या क्षेत्र स्तर और जिला स्तर, 3 स्तरों पे पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक या क्षेत्र स्तर पे क्षेत्र पंचायत, इसी को समिति पंचायत भी कहा जाता है, और जिला स्तर पे जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 243 बी में प्रावधान किया गया है। और ये बताया गया है कि मध्यवर्ती स्तर उस राज्य में नहीं होगा जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी। इसको कभी मत भूलिए, ये बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है यही प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्षेत्र पंचायतों के गठन के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है, कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो क्या बताएंगे? 20 लाख कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पे मध्यवर्ती यानी ब्लॉक स्तर पे जो पंचायतें गठित की जाएंगी, ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत या समिति पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। तो क्षेत्र पंचायत या समिति पंचायत का गठन तब नहीं किया जाएगा जब किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी। इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए या 20 लाख कम से कम होनी चाहिए जनसंख्या, तभी क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 सी। इस अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि पंचायतों से संबंधित विधि राज्य विधान मंडल बनाएगा। इनके गठन से संबंधित विधि, इनका गठन कैसे किया जाएगा, ये विधि कौन बनाएगा? इससे संबंधित राज्य का विधान मंडल बनाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायतों का गठन करने का अधिकार किसको है? तो क्या बताएंगे? राज्य विधान मंडल को है। ठीक, और इसमें बताया गया है कि जो चुनाव करवाया जाएगा पंचायतों का वो प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाएगा, और ग्राम सभा स्तर पर संसद व विधान मंडल से के जो सदस्य होंगे वो पदेन सदस्य नहीं होंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि पदेन सदस्य कौन कौन नहीं होगा? संसद और विधान मंडल। ठीक, संसद और विधान मंडल के जो सदस्य होंगे वो पदेन सदस्य नहीं होंगे, लेकिन कहाँ के? ग्राम सभा स्तर के। इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा कि ग्राम सभा, ध्यान रखेंगे ग्राम सभा स्तर पे सदस्य कौन नहीं होंगे? भले ही किसी गांव के मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, लेकिन जो अगर वो विधान मंडल के सदस्य हैं या संसद के सदस्य हैं तो ग्राम सभा स्तर पे वो पदेन सदस्य नहीं रह सकते। ठीक, लेकिन ब्लॉक व जिला स्तर पे रह सकते हैं, ब्लॉक व जिला स्तर पे सदस्य होंगे। ठीक, लेकिन ग्राम सभा स्तर पे सदस्य नहीं होंगे विधानमंडल या संसद के अगर सदस्य हैं तो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है 243 डी। अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। स्थानों का आरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 243 डी में, और इसमें बताया गया है कि प्रत्येक पंचायत में
SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। SC ST को पंचायत में आरक्षण का प्राविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243D में। ठीक, और इसमें कहा गया है कि जनसंख्या के अनुपात में ये आरक्षण दिया जाएगा। जो SC ST को आरक्षण दिया जाएगा पंचायतों में, वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा और आरक्षण चक्रीय क्रम में दिया जाएगा। किस क्रम में? चक्रीय क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं को आरक्षण 33% दिया जाएगा। 33% का मतलब 1/3। महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में कितना दिया जाएगा? 33% दिया जाएगा। जो महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायतों में दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243D के तहत। लेकिन पंचायतों में SC ST को जो आरक्षण दिया जाता है वो भी किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 243D के तहत। यानी पंचायत से संबंधित जब भी आरक्षण की बात करेगा तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 243D। ठीक, और विधानमंडल को ये अधिकार है कि वो पिछड़ी जातियों के लिए भी विधि बना सकता है, नियम कानून बना सकता है आरक्षण से संबंधित। यानी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको भी अगर विधानमंडल चाहे तो नियम या कानून बना के आरक्षण दे सकता है। ये किस में प्राविधान किया गया है? अनुच्छेद 243D में ही ये भी प्राविधान किया गया है कि विधानमंडल पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 243E। इसमें पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई है और बताया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष पंचायतों का कार्यकाल होगा। लेकिन अगर 5 वर्ष से पहले ही पंचायतों का विघटन हो जाता है, यानी पंचायतें विघटित हो जाती हैं, तो विघटन से 6 माह पूर्व, यही प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने माह पूर्व, तो कम से कम 6 माह पूर्व नया चुनाव होगा। तो नया चुनाव यहाँ पे ध्यान देंगे पूर्व की बात कर रहा है, 6 माह पूर्व। यानी जब ये निश्चित हो जाएगा कि विघटन करना है तो ऐसा नहीं होगा कि पद से तुरंत ही पंचायतों के सदस्यों को हटा दिया जाए, या जिस भी पंचायत के सदस्य को हटाया जाएगा तुरंत नहीं हटाया जाएगा, वो तब तक पद पे बना रहेगा। कम से कम 6 महीने पहले ही चुनाव करवा लिया जाता है और चुनाव जब हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा कि अब उस व्यक्ति के स्थान पे कौन पंचायत का सदस्य होगा, तब वो पद त्याग करेगा। इसीलिए 6 माह पूर्व की यहाँ पे बात कर रहा है, ध्यान देंगे। 6 माह पूर्व विघटन जिस तिथि को होगा, जिस तिथि को ये निर्धारित किए होगा कि ये विघटन होना है, उस तिथि से 6 माह पूर्व ही चुनाव होना होगा। और अनुच्छेद 243F देखेंगे, इसमें पंचायत के सदस्यों की योग्यता और निर्योग्यता की बात की गई है। यानी पंचायत के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए पंचायत का सदस्य होने के लिए, और कौन सी अयोग्यता होने पे पंचायत का सदस्य नहीं बन सकते। और योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए, तो बताया गया है अनुच्छेद 243F में कि पंचायत का सदस्य होने के लिए, लगभग विधानमंडल का सदस्य होने के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए, वो सभी योग्यताएं पंचायत का सदस्य होने के लिए भी होनी चाहिए। तो विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं जो होती हैं वही पंचायत के सदस्यों की भी योग्यताएं होती हैं। सिर्फ आयु को छोड़ दिया जाए, आयु को छोड़ के विधानमंडल के सदस्यों की जो जो योग्यताएं होती हैं, लगभग वो सभी योग्यताएं पंचायत के सदस्यों की होती हैं। और पंचायत के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। यानी योग्यता में यही अंतर है कि आयु 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत का सदस्य होने के लिए, जबकि विधानमंडल का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। और अनुच्छेद 243G देखेंगे। अनुच्छेद 243G में पंचायतों के अधिकार और शक्तियों की बात की गई है। पंचायतों को अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, उनको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, इसके बारे में प्राविधान अनुच्छेद 243G में किया गया है। और अनुच्छेद 243H देखेंगे। अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243H में विधानमंडल विधि द्वारा कर, शुल्क आदि लगाने और वसूलने की जिम्मेदारी पंचायतों को दे सकता है। यानी पंचायतों को ये अधिकार दे सकता है कि पंचायतें कर लगाएं और कर को वसूल सकते हैं और कोई शुल्क निर्धारित कर सकते हैं, शुल्क वसूल सकते हैं। लेकिन ये विधानमंडल विधि बना के, नियम या कानून बना के निर्धारित करेगा कि वो कौन
सा कर लगाएंगे, कौन सा शुल्क लगा सकते हैं, कौन सा शुल्क वसूल सकते हैं, ये विधानमंडल निर्धारित करेगा पंचायतों के लिए, पंचायत सदस्यों के लिए। ठीक। और अगला अनुच्छेद देखेंगे अनुच्छेद 243 आई। अनुच्छेद 243 आई में बताया गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पे वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसको ध्यान देंगे कि 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को देगा। यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है। ठीक। तो राज्य वित्त आयोग के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 243 आई में। और राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करता है उस रिपोर्ट को। और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पे वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और वित्त आयोग के सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, ये सारे प्राविधान भी किसमें हैं? इसी अनुच्छेद 243 आई में हैं। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जे। इस अनुच्छेद 243 जे में बताया गया है कि विधानमंडल कानून बना के पंचायतों की जांच कर सकता है। और अनुच्छेद 243 के देखेंगे, अनुच्छेद 243 में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के में। और राज्य वित्त आयोग के गठन की बात अनुच्छेद 243 आई में। ये दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। ठीक। ये जो निर्वाचन आयोग होगा ये ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब का चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। पंचायतों का चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम, प्रधान, ये सब जितने हैं सबका चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ये अनुच्छेद 243 के में बताया गया है। और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की भी बात अनुच्छेद 243 के में ही कही गई है। और अनुच्छेद 243 एल देखेंगे। इस अनुच्छेद 243 एल में बताया गया है कि राष्ट्रपति केंद्र शासित राज्यों में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकती है। लेकिन ये जो पंचायती राज व्यवस्था राष्ट्रपति लागू करेगा, इसके लिए संसद विधि बनाएगा, नियम या कानून बना के निर्धारित करेगा कि किस केंद्र शासित राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाना है। तो संसद द्वारा विधि बनाए जाने के बाद राष्ट्रपति केंद्र शासित राज्यों में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 एल में ये चीज़ बताई गई है। अनुच्छेद 243 एल के तहत राष्ट्रपति केंद्र शासित राज्यों में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकता है। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 एम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको ध्यान देंगे। अनुच्छेद 243 एम। अनुच्छेद 243 एम में बताया गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में जो प्राविधान किए गए थे वो प्राविधान किन राज्यों में लागू नहीं होते? तो देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों के एससी और एसटी के ऊपर ये प्राविधान लागू नहीं होते। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एससी और एसटी के ऊपर ही ये प्राविधान लागू नहीं होते, एससी एसटी पे ही लागू नहीं होते। बाकी अगर और व्यक्ति हैं तो उन पे लागू होता है अनुच्छेद 243 एम के तहत। इसको ध्यान देंगे, अनुच्छेद 243 एम के तहत एससी एसटी पर लागू नहीं होंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय आदि क्षेत्रों के एससी एसटी पे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्राविधान लागू नहीं होते। लेकिन नागालैंड, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में ये है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के, और जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू नहीं होते। ये लागू देखिए यहाँ पे एससी एसटी की ही बात की गई है कि एससी एसटी कहाँ के एससी एसटी के ऊपर लागू नहीं होते। तो त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय यहाँ के एससी एसटी पे लागू नहीं होते। लेकिन जो ये नागालैंड है, दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल का ज़िला है, तो ज़िला दार्जिलिंग और जम्मू कश्मीर के ये किसी भी व्यक्ति पे लागू नहीं होते। लेकिन ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो है ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और इस पे केंद्र सरकार चाहे तो अनुच्छेद 243 एल के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकता है। अब ठीक, तो जो अगर नागालैंड और दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ पे
किसी भी सदस्य के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्राविधान लागू नहीं हो सकता, इस क्षेत्र में ही नहीं लागू हो सकता। जबकि त्रिपुरा, मिजोरम और असम, मेघालय आदि क्षेत्रों के SC ST की ही सिर्फ बात की जा रही है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन खूब होता है, जब ऑप्शन देगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसको बार बार ध्यान देंगे। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 243N। इस अनुच्छेद 243N में बताया गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 से संबंधित कानून राज्य 1 वर्ष के भीतर हर हाल में लागू करेंगे। 1 ही वर्ष के भीतर। ये 1973 में जो प्राविधान किया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, इसमें ये निर्देश दिया गया कि सभी राज्य 1 वर्ष के भीतर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्राविधानों को लागू करें। यानी जो पुराना नियम या कानून था वो अधिकतम 1 ही वर्ष तक लागू रह सकता था। निष्कर्ष यही निकलेगा ना कि 1 ही वर्ष तक लागू रह सकता था। और अनुच्छेद 243O देखेंगे, अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 243O। इसमें बताया है कि निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा, वो निर्वाचन से संबंधित अगर कोई प्राविधान करता है, कोई नियम या कानून बनाता है निर्वाचन आयोग, तो उसमें न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय में उसके विरुद्ध आप जा नहीं सकते। जो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो भी नियम या कानून बनाएगा निर्वाचन से संबंधित, यानी ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243O में ये बताया गया है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए नियम या कानून वाद्य योग्य नहीं होंगे। वाद्य योग्य नहीं होंगे यानी न्यायालय के द्वारा उसे लागू नहीं करवाया जा सकता। अगर निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन या सीटों के आवंटन से संबंधित कोई नियम या कानून बनाएगा तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे महिलाओं को कितना आरक्षण देने की बात की गई है, 33% आरक्षण देने की बात की गई है। लेकिन बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को, अपने राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण देता है। 50% आरक्षण सबसे पहले कौन देता है अपने राज्य में? बिहार राज्य अपने राज्य की महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण सबसे पहले देता है। इसके बाद और भी राज्य हैं जिन्होंने 50% आरक्षण दिया, लेकिन सबसे पहले बिहार है जो 50% आरक्षण देता है महिलाओं को अपने राज्य में। ठीक, ये तो था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित प्राविधान। और ये जो 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं, इसमें देखेंगे भूमि सुधार, मृदा सुधार, पशुपालन, सिंचाई, बाल विकास, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ग्रामीण आवास, इसी प्रकार के 29 विषय पंचायतों को दिए गए थे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वही लास्ट पार्ट होगा, तीसरा पार्ट लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।